हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघराज कुमावत। आप सभी का स्वागत है हमारे कॉन्वेक्स क्लास के प्लेटफॉर्म पे। हमने प्रीवियस वीडियोस में आपके कई सारे टॉपिक्स जो है पॉलिटी के उनको कवर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो इसी सीरीज में आज आपके साथ हम शामिल हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है ये पॉलिटी का सबसे बड़ा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एनडीए के अंदर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट में जाने से पहले आपका सबसे पहला सवाल एक शगुनी सवाल है भाई, शगुन के तौर पे है ये सवाल। ये सवाल मैंने डाला क्यों है, इसका कारण ये है कि कई सवाल ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको फैक्ट से ज्यादा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत होती है। अब वो कैसे होती है वो इस क्वेश्चन से आप समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने आपको यहाँ पे किताब का एक फोटो लगा दिया है। अब देखो, ये वो सवाल है जिसमें आपको एकदम कॉमन सेंस लगाना है। कॉन्स्टिट्यूशन सुनते ही आपको दिमाग में आता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी वो चीजें दे रखी है जिसके ऊपर बेस्ड हमारे कानून बनेंगे। इसके अंदर बता रखा है कि सरकारें क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सरकारों के पास क्या क्या पावर्स हैं, लोगों के पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपकी किसमें दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दे रखी है। तो चलो अब शुरू करते हैं। पहला है टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल इन पॉलिटिक्स, ओके, टू गारंटी अ सेट ऑफ राइट्स टू सिटीजन। ये तो बिल्कुल है भाई, हमने पिछले वीडियोस के अंदर पूरा टॉपिक ही फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किया था, तो बिल्कुल ये तो है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने नॉट पूछा है। नेक्स्ट है टू डिफाइन द पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर होती है, फिर उससे भी नीचे पंचायतों की कुछ पावर होती है। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लोगों को जस्टिस मिल रहा है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस मिल रहा है, इक्वलिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर लाई जाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल ये भी है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लोगों का पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन तो होता ही होता है, तो इसमें गलत क्या है। गलत ये है गुड, ये जो शब्द है ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि लोग जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वोट देके और चुनाव लड़के। लेकिन कौन गुड है कौन बैड है, कौन अच्छा है कौन बुरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बताएगा भाई आपको। आगे समझ में। तो ये बहुत ही एक लेम स्टेटमेंट था, इसलिए ये हो जाता है आपके गलत। अब आओ नेक्स्ट, which one of the following is not a feature of constitution of India। तो पहला है it provides a set of basic rules। बिल्कुल सही भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बताता ही ये है। नेक्स्ट है it specify the power of government। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा। नेक्स्ट है it is the supreme law of land। बिल्कुल सही है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो लॉ की अगर हम बात करें तो सबसे सुप्रीम कौन है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल ABC तो है, लेकिन उसने पूछा है नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके डी। आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है आपके पार्लियामेंट। यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। इन कैरेक्टर्स का क्या रोल है वो अभी मैं आपको क्वेश्चंस वाइज समझाता चलूंगा। ये आपकी भाई फैमिली है, इसमें ये है आपके बहुत, ये कौन है भाई, दादाजी, ये कौन है आपके फादर, ये मदर, और ये है भाई आप लोग। अब इन लोगों का फोटो मैंने यहां क्यों लगाया है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो पार्लियामेंट जो होती है ना, शॉर्ट में समझ लो एक बार, पार्लियामेंट का काम होता है टू क्रिएट या टू मेक लॉज। क्या काम होता है, टू मेक लॉज। आपकी फैमिली के अंदर भी आप देखते हो भाई, दादाजी, आपके फादर, ये सब मिलके क्या करते हैं भाई, घर के लिए कुछ रूल्स सेट करते हैं। जब वो रूल्स सेट हो जाते हैं तो आप सब लोगों का काम होता है उन रूल्स को फॉलो करो। इसी तरह के देश में क्या होता है, पार्लियामेंट बनाती है कानून। पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। और इस बने कानून को लागू कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर आपके कौन आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कौन आते हैं भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो यार इंडिया में क्या खास बात है भाई, इंडिया में क्या पार्लियामेंट गवर्नमेंट की बात क्या होती है कि ये लेजिस्लेचर है और इसी के अंदर से आपकी एग्जीक्यूटिव निकलती है।
लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है। घर के अंदर ही वो लोग हैं जो कानून बना रहे हैं, और यही कानून बनाने वाले लोगों में से आपके कौन निकलती है? एग्जीक्यूटिव निकलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में आते हैं आपके 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि भाई पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा। प्रेसिडेंट ने अगर साइन ही नहीं किया तो कानून बनेगा ही नहीं। इसलिए आपके जो प्रेसिडेंट है वो भी कानून बनाने की प्रोसेस का हिस्सा होता है, और इसी वजह से ये पार्लियामेंट का भी क्या होगा भाई? हिस्सा होगा। आगे समझ में? तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों आते हैं। और इस डायग्राम का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके अमित शाह जो है होम मिनिस्टर, ये लोग पार्लियामेंट के अंदर भी बैठते हैं और ये मंत्रीगण भी हैं। इट इज जस्ट लाइक मॉनिटर इन द क्लास। क्लास के बच्चों में से ही मॉनिटर बनता है, ऐसे ही लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव आपके बनती है। ठीक है, अब इस पूरे पार्लियामेंट टॉपिक को हम क्वेश्चंस करते चलेंगे और इसकी डिटेल्स जो है वो देखते चलेंगे। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? एनडीए 2018 का सवाल है। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे, और जिसको नहीं आता वो देखो भाई। पहला स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन अपने को तो गलत बताना है। अब आ जाओ, देखो पार्लियामेंट में आपको एक छोटी सी चीजें बता देता हूं मैं। पार्लियामेंट, इसमें होते हैं 2 हाउस, एक होता है लोकसभा, एक होता है आपके राज्यसभा। लोकसभा जो होता है, नाम से ही क्लियर है, लोक मतलब क्या हो गया? लोग, लोगों की सभा, यानी लोगों के द्वारा भेजे हुए जो लोग होते हैं वो कहां आते हैं? लोकसभा में। तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट इलेक्शन से बनती है, लोग डायरेक्ट वोट देते हैं जाके भाई। और राज्यसभा किससे बनती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन से। लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये है आपके लोअर हाउस, राज्यसभा जो है ये है आपके अपर हाउस। लोकसभा जो है ये है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब क्या हो गया कि हाँ भाई, वैसे तो ये आती है 5 साल के लिए, मगर 5 साल से पहले भी इसको क्या किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर आप 5 साल फिक्स कर दोगे तो सरकारें क्या हो जाएगी भाई? एकदम फ्री हो जाएंगी। जनता का काम करो चाहे मत करो, हमारे पास 5 साल पूरे पड़े। आगे समझ में? तो इस मेंटलिटी से सरकार नहीं चले, लोगों के लिए उनकी जिम्मेदारी हमेशा बनी रहे। इसी वजह से हमने क्या किया है, 5 साल जो है ये फिक्स नहीं होते, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व करी जा सकती है। लेकिन इसके उल्टा राज्यसभा, इसका टर्म कितना होता है? 6 इयर्स का, और ये होती है परमानेंट। क्लियर? और इस परमानेंट में भी आपके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं हर 2 साल पे। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट चीज आओ भाई, लोकसभा जो है, इस सभा का हेड कौन होता है भाई? स्पीकर। कौन होता है? स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा में कौन होता है? चेयरमैन। और ये चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। कहने का मतलब जो भी हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनते ही अपने आप वो क्या बन जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन। क्लियर? चेयरमैन नहीं है तो फिर इसके बाद कौन आता है? डेप्यूटी चेयरमैन। आगे समझ? मैंने यहां लिखा है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब क्या है? लोगों ने जिनको चुना, उन लोगों ने इनको चुना। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली लोगों ने ही चुना। लोग जो है वो एमएलए को चुनते हैं स्टेट में, और ये स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो लोग इनको चुनते हैं। आगे समझ? इसलिए ये कैसा इलेक्शन है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो चलो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है 2018 का। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर मेंबर पहले 2 तरीके से पहुंचते थे। एक होता है इलेक्शन, आपको वोटिंग में वोट मिले तो आप पहुंचे, और दूसरा होता है आप इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, आपको प्रेसिडेंट ने वहां भेजा। तो जब प्रेसिडेंट भेज रहा है तो वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे।
अब 104th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे इनको कर दिया है खत्म। तो अब लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होता। तो यही कारण है कि लोकसभा में अब मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 550, और लेकिन प्रेजेंट में है कितने, 543। आपको पुरानी किताब और पुराने नोट्स के अंदर 552 मिल सकता है, क्लियर। तो उसको आप मत पढ़िएगा, अब हो चुका है 550, क्योंकि ये 2 हट चुके हैं। ऐसे ही राज्यसभा में कितने होते हैं, मैक्सिमम 250। इस 250 को आप ऐसे याद रखना, 238 प्लस 12, ये 12 मेंबर्स वो हैं जो नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, क्लियर। आ जाओ। तो देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द लोकसभा। आज के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आओ, द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। बिल्कुल सही बात है भाई, मैंने आपको अभी बताया राज्यसभा जो है वो क्या है, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस। तो बिल्कुल सही, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती। लास्ट स्टेटमेंट है, सम मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। बिल्कुल, यहां पे मैंने लिख रखा है 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो आज के हिसाब से तो सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर क्या होना था, बी। इसका आंसर क्या होना था भाई, बी, क्लियर। चलिए अब एक बार छोटी सी एक और डिटेल क्या है कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसके कुछ और भी फीचर होते हैं, और वो फीचर क्या होते हैं कि यहां पे डुअल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव हेड होता है भाई। डुअल एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब एक हेड होता है जो होता है नॉमिनल, और एक हेड होता है रियल। जैसे आपकी फैमिली में होता है, दादाजी जो है वो है नॉमिनल हेड, उनके नाम पे सारे काम हो रहे हैं। आगे समझ में, शादी ब्याह हो तो कार्ड में सबसे पहले उनका नाम, शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी काम हो, सबसे पहला नाम किसका आता है, दादाजी का। इनके नाम पे सारे काम है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दादाजी के जैसे भाई हमारे कंट्री में कौन होता है, प्रेसिडेंट। कौन होता है भाई, प्रेसिडेंट होता है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड कौन होगा, आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं। घर में एक्चुअली में काम कौन कर रहा होता है, सारे आपके फादर। कौन कर रहा होता है भाई, फादर कर रहे होते हैं। और क्या फादर अकेले करते हैं सारा काम, नहीं, उनकी होती है पूरी एक टीम। ये रही वो टीम, मम्मी और आप लोग। तो इसी तरीके से कंट्री के अंदर जो रियल हेड होता है, वास्तविक जो हेड होता है, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इसलिए आपने सुना होगा इंडिया के अंदर आप प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा न्यूज में सुनते हो बजाय प्रेसिडेंट के। इसके उल्टा यूएसए में आप क्या सुनते हो भाई, प्रेसिडेंट न्यूज में रहता है, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट ही है जो कुछ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। अब इस प्राइम मिनिस्टर की जो टीम होती है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर की टीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होगा, एडवाइस करना, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 78। इसके अंदर बता रखी है प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य क्या होते हैं, ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होती है। कि हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के डिसीजंस जो है वो राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम कन्वे करेगा। आपके पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, जो वहां पे भी सब कुछ चल रहा है, उसके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। तो ये सब किसकी ड्यूटी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। इसके अलावा जो है आपको एक और आर्टिकल याद रखना है, वो आर्टिकल कौन सा है, आपके 75। इस 75 आर्टिकल में क्या दिया है कि आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये होगी रिस्पॉन्सिबल किसको, टू लोकसभा। कहने का मतलब देखो, सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं, सरकार किसके लिए है, जनता के लिए। और जनता के लिए कौन सा हाउस होता है, लोकसभा। तो कहने का मतलब अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है या जनता का उसमें भरोसा नहीं रह गया है, तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है, उसको हटाना है,
तो किस हाउस के अंदर हटाएंगे? जो हाउस लोगों के लिए, और लोगों के लिए कौन सा है भाई? लोकसभा। लोगों के लिए कौन सा है? लोकसभा। तो कहने का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सरकार को जो है हटाया जा सकता है, और वो सब कहां पे होगा? लोकसभा के अंदर होगा। आगे समझ में? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले जो क्वेश्चंस थे उस पे। आ जाओ भाई। अब यहां पे पूछा है एनडीए 2019 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट। चलिए आओ भाई। पहला, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, लोग एमएलए को चुनते हैं और एमएलए इनको चुनते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या है? मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसने नॉट करेक्ट पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक छोटी सी चीज देखो। यहां हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन कराने के हैं दो तरीके। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, क्लियर, और दूसरा होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी इतना सा लिख देता हूं। कहने का मतलब ये वाला जो आपका मेथड है ना पूरा, अब इसको एकदम सीधी भाषा में मैं आपको समझाता हूं। क्लास में मैंने पूछा कि भाई बच्चों से चाय, कॉफी या दूध क्या पियोगे? मोस्टली जो बच्चे थे उन्होंने हाथ खड़ा किया कि सर हम चाय पियेंगे। तो मोस्टली बच्चों ने चाय के लिए बोला है, तो मैंने क्या करा भाई, क्लास में चाय मंगा ली, क्योंकि मेजोरिटी ने चाय का बोला। इस तरीके का जो इलेक्शन होता है वो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। कहने का मतलब इलेक्शन में जो जो पार्टी खड़ी हुई उसमें मेजोरिटी वोट जो पार्टी ले गई वो पावर में आ जाएगी। आगे समझ में? इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। अब इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी ये है कि मैंने ज्यादा लोग चाय बोल रहे थे इसलिए चाय मंगा तो ली, लेकिन एक सच क्या है कि बहुत से लोग कॉफी भी पीना चाह रहे थे, कुछ लोग दूध पीना चाह रहे थे। तो उनकी इच्छाओं को क्या हुआ भाई? आपने तो सिर्फ मेजोरिटी ने जो कहा वो आपने मंगा लिया। तो इस कमी को दूर करने के लिए होता है आपका दूसरा सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब वोट तो सिंगल ही होगा, लेकिन वो वोट कैसा होगा? ट्रांसफरेबल। कहने का मतलब मान लो दो पार्टी ए बी सी तीन पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, मैंने वोट दिया बी को, लेकिन मेजोरिटी जो वोट्स थे वो ए पार्टी को चले गए। तो इस केस में मेरा वोट तो खराब सा ही हो गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उसकी तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि सारे वोट तो कौन ले गया? ए। अब इस कमी को दूर कैसे करेंगे? देखो, ये कमी दूर की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रेफरेंस भरो। आया समझ में? मैं अब आपसे ये नहीं बोलूंगा चाय या कॉफी या दूध, मैं आपसे बोलूंगा सब अपनी अपनी प्रेफरेंस भरो। हर बच्चे को एक लिस्ट दे दी, 1 2 3, कि भाई पहले पे मान लो मैंने बोल दिया भाई चाय आएगी, दूसरे पे बोल दिया दूध आएगा, और तीसरे पे बोल दिया कॉफी आएगी। ऐसे क्लास के अंदर 100 बच्चों ने भर दिया पूरा पर्चा। अब पर्चा भरने के बाद मेरे पास नतीजा मान लो ये आ रहा है 50 40 10, टी, कॉफी, मिल्क, ये नतीजा मेरे पास आया। अब अपने को यहां साफ दिख रहा है कि भाई सबसे कम वोट मिल्क को मिले, तो यानी दूध तो नहीं मंगाएंगे। अब यहां क्या करेंगे? दूध को जिसने पहली प्रायोरिटी भरा था, अब वो देखो कि भाई उन्होंने दूसरी प्रायोरिटी किसको भरा है। उनकी दूसरी प्रायोरिटी मान लो इनमें से 5 ने चाय भरी थी और 5 ने कॉफी, तो ये 5-5 वोट चले जाएंगे चाय और कॉफी को, दोनों को अलग अलग। क्लियर? तो लास्ट में वोट कितना हुआ भाई? 55 और 45। अब यह साफ दिख रहा है कौन जीत रहा है? टी। तो क्या मंगाई जाएगी भाई? फिर टी मंगाई जाएगी। आगे समझ में? जैसे आप एनडीए के एग्जाम देते हो, सीडीएस के एग्जाम देते हो, तो आप प्रेफरेंस भरते हो, आर्मी चाहिए, नेवी चाहिए, एयरफोर्स चाहिए, क्या चाहिए। आगे समझ? तो ये नहीं तो ये। मान लो आपसे ये पूछ लेता भाई एक ही भर दे, एक ही मिलेगी। अब आप एयरफोर्स भरे, एयरफोर्स के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हुए मार्क्स में, तो आपका सिलेक्शन खत्म।
वो किस सिस्टम में होगा, इसमें। लेकिन अगर एयरफोर्स के लिए आपके पास इतने नंबर नहीं है तो आप नीचे आ जाओ, आईए में आपको मिलेगा कुछ और मिलेगा। तो ये यहां पे होता है। क्लियर? तो बिल्कुल राज्यसभा के अंदर यही इलेक्शन का तरीका फॉलो किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट का जो तरीका है ये लोकसभा में फॉलो करते हैं हम, और आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स के अंदर उसमें फॉलो किया जाता है। पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में फॉलो किया जाता है। ये कहां कहां फॉलो होता है? प्रेसिडेंट के चुनाव में होता है, राज्यसभा के चुनाव में होता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में होता है। तो ये यहां फॉलो किया जाता है। आई होप ये आपको इलेक्शन वाला तरीका समझ में आया होगा। तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड है वन थर्ड ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। तो हमने पहली वाली स्लाइड्स में ये देखा था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होता है आपका? सही। अब आ जाओ लास्ट स्टेटमेंट। इट इज अ परमानेंट बॉडी, बिल्कुल होता है भाई, बट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय प्रेसिडेंट। अरे भाई जब परमानेंट ही है तो डिसॉल्व कैसे हो सकता है? परमानेंट का मतलब ही क्या था कि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट आपका फोर्थ क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनडीए 2016 का सवाल। पहला है अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉयज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो आपके जितने भी एमपी होते हैं ना उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है। प्रिविलेज का मतलब कुछ छूट दी जाती है, कुछ विशेष जो ट्रीटमेंट है वो उनको मिलता है। और वो क्या है? उसमें क्या है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो चाहे बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये छूट जो इनको मिलती है ये मिलती है आर्टिकल 105 के तहत। तो आप याद रखना आर्टिकल 105 क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो बिल्कुल ये प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो ये स्टेटमेंट होता है आपका सही। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। अब देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब देश के हालात कुछ और थे, ये आप सब जानते हो। वक्त बदलता रहता है और वक्त के साथ साथ नई चीजें आती रहती है। नई चीजें आएंगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर जो होती है उसका आर्टिकल है 368। ये आप याद रखोगे। अमेंडमेंट की पावर जो है उसका आर्टिकल कौन सा है? 368। अब अमेंडमेंट किस किस तरीके से किया जाता है? तो 2 तरीके जो है इन 3 में से, उसमें तो सिर्फ पार्लियामेंट करती है। क्लियर? और एक तरीका होता है जिसके अंदर पार्लियामेंट के साथ साथ 50% ऑफ स्टेट्स, इनकी भी आपको क्या चाहिए होती है? परमिशन चाहिए होती है। पहला जो तरीका होता है ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। पहला जो तरीका होता है ये होता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का कहने का मतलब 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्लास में आज जितने हैं यानी सदन में आज जितने हैं उनका प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना? 50% प्लस 1। अब इससे क्या क्या होता है भाई? स्टेट की नेम, एरिया या बाउंड्री ये चेंज किया जाता है इससे। क्लियर? कहने का मतलब इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की एरिया को चेंज किया जा सकता है, उसमें और एरिया डाल के, या फिर और उसका जो खुद का एरिया उसको कम कर सकते हैं, उस स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, मगर वो स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता। आया समझ में? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो रिसेंट जो आपके सबको पता होगा जम्मू कश्मीर, जो आर्टिकल 370 में पहले स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस में था, बाद में क्या हुआ कि उस जम्मू कश्मीर स्टेट के कर दिए हमने 2 हिस्से। एक हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दोनों बन गई यूनियन टेरिटरी। क्या हमने जम्मू कश्मीर से परमिशन ली? बिल्कुल नहीं। ये सब काम किसने किया? पार्लियामेंट ने। तो कहने का मतलब पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नेम, एरिया, बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसको स्टेट की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेट को सिर्फ इन्फॉर्म किया जा सकता है। आगे समझ? दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हो गया 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग।
देखो 2/3 वोटिंग मिलना थोड़ा क्या होता है, टफ होता है। अब जैसे आपके कोई भी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी वगैरह चेंज करने हो, तो ये सब, ये एग्जांपल दिया मैंने, ये इस तरीके से होता है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है चेंज, पार्लियामेंट। तीसरा तरीका होता है जिसके अंदर स्टेट्स की भी परमिशन लगती है, वो कौन सा होता है, फेडरल फीचर। अगर कुछ चेंज करना हो, फेडरल फीचर मतलब जिस फीचर के अंदर स्टेट भी बराबर का भागीदार है, जैसे कि उदाहरण के लिए जीएसटी। जीएसटी का अमेंडमेंट याद रखोगे आप, 101, 101 रुपया शगुन में देते हैं ना भाई, तो जीएसटी भी शगुन ही है जो आपकी तरफ से सरकार को जा रहा है। तो आप इस तरीके से इसको याद रखोगे, ठीक है। फेडरल का मतलब क्या होता है, जहां पावर स्टेट और सेंटर के बीच में बटी होती है बराबर से। आ जाओ भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, तो बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी होता है आपका सही। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। Which one of the following is not a power of स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर। जिसको ये क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करो, जिसको नहीं आता वो यहां पे सुनेंगे। स्पीकर, स्पीकर कहां होता है भाई, लोकसभा में होता है। आगे समझ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया है, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस क्या बन गई है कि स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है। कल को पेपर में आ गया कि हाँ भाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर इज जनरली फ्रॉम रूलिंग पार्टी, तो हाँ भाई ये मत कर देना कि हाँ सर ने बोला था रूलिंग पार्टी तो होता है। जल्दीबाजी में एक चीज मत भूल जाना जो आगे आगे लिखी है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है ये बस एक प्रैक्टिस बन गई है। और जनरली जो स्पीकर के बाद होता है डेप्यूटी स्पीकर, वो अपोजिशन पार्टी से होता है। अब स्पीकर के बारे में भाई आप सुनो, स्पीकर के पास खास क्या क्या पावर्स होती है। पहला है मनी बिल। मनी बिल आर्टिकल होता है 110। आपके टैक्स वगैरह से रिलेटेड या फिर कंसोलिडेटेड फंड में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उन सब चीजों से रिलेटेड चेंज किस में आते हैं, मनी बिल। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, whether a bill is money bill or not, ये कौन डिसाइड करता है भाई, स्पीकर डिसाइड करता है। एक बात याद रखना, मनी बिल के केस में सारी पावर आपको किसको मिलेगी, लोकसभा को मिलेगी। तो कहने का मतलब मनी बिल सिर्फ किस में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होगा भाई। कानून बनने का देखो जनरली तरीका क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी वो शुरू हो सकता है। मान लेते हैं लोकसभा से शुरू हुआ, लोकसभा में डिस्कशन हुई, उसके ऊपर वोटिंग हुई, उसमें जो लोग हैं उसको मंजूरी दे चुके हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में लोगों ने उसको मंजूरी दी, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, फिर वो बन जाएगा कानून। ये होता है जनरल तरीका। लेकिन मनी बिल के केस में सिर्फ और सिर्फ वो बिल की स्टार्टिंग कहां से होगी, लोकसभा। इसके बाद जब वो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा को कोई पावर नहीं है खास, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। आगे समझ में। और राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक उसको अपने पास रख सकती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, मनी बिल के केस में राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल और 14 डेज तक अपने पास रख सकती है। अब एक बात बताओ, जब राज्यसभा को कोई पावर ही नहीं है इस बिल में, तो क्या ज्वाइंट सिटिंग का कोई मतलब बनता है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब कई बार ऐसे होता है कि लोकसभा राज्यसभा में से कोई सा बिल के ऊपर राजी नहीं हो रहा, रिजेक्ट कर दिया बिल को, तो बिल जो होता है वो रुक जाता है। तो ऐसे में दोनों को साथ बिठा देते हैं, दोनों को साथ बिठा के बोलते हैं भाई अब इसके ऊपर डिस्कशन करो और डिसाइड करो। लेकिन जब अपने को पता है कि राज्यसभा को मनी बिल के केस में पावर ही नहीं है, तो साथ बिठा के करोगे क्या। तो ध्यान रखना, मनी बिल के केस में नो ज्वाइंट सिटिंग, और ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल है 108। आ जाओ भाई, स्पीकर की एक पावर तो ये हो गई कि वो बताएगा कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं। दूसरी होती है कि ये जो ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, ये जो ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, इसका चेयरपर्सन कौन होगा, स्पीकर। स्पीकर नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर। अब भाई कुछ केस में राज्यसभा को भी कुछ पावर होगी स्पेशल। वो स्पेशल पावर क्या है, राज्यसभा कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट।
7th शेड्यूल में मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट थी, एक यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, एक स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगी। कई बार क्या होता है, इस स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। क्लियर? तो उसकी पहल कहां से शुरू होगी? राज्यसभा से। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 जो है ऑल इंडिया सर्विस है। ऐसे में अगर कोई नई सर्विस क्रिएट करनी है तो वो भी कहां से शुरू होगा? उसका राज्यसभा से। क्लियर? चलिए अब आओ भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। स्पीकर जो है उसके पास कौन सी पावर नहीं है? पहला, स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल। बिल्कुल भाई, हाउस ऑफ पीपल कौन सा था? लोकसभा। तो लोकसभा का तो ये प्रिसाइड यही करता है। क्लियर? दूसरा है, स्पीकर विल कास्ट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। नहीं, देखो स्पीकर वोट केवल तब देता है जब हाँ और ना बोलने वालों में टाई हो जाए। टाई का मतलब बराबर वोट आ जाए, तो ऐसे में डिसाइड करना पड़ेगा उसको, तो वो दोनों में से एक को वोट देगा। तो ध्यान रखना, ही कैन वोट इन केस ऑफ टाई। भिड़ते ही वोट नहीं देता है वो, उससे वोट केवल तब लिया जाएगा जब बराबरी का मामला है। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके? बी। क्लियर? चलिए, यहां पे एक शब्द लिखा है भाई, कोरम। कोरम याद रखना, मिनिमम मेंबर्स होते हैं जो चाहिए होते हैं मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए, और ये कितने होते हैं जनरली? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए 2016, द स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। अब ध्यान रखना, जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता वो याद रखे कि स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर देता है अपना रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को। क्लियर? चलो आगे। मनी बिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा करेक्ट है? एनडीए 2016। पहला, a bill shall be deemed to be a money bill only if it provides for imposition of fines or penalties। अब ध्यान रखना, मैंने इसमें आपको क्या बताया था? टैक्स से रिलेटेड बताया था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कुछ चेंजेस थे तो उससे रिलेटेड बताया था। अब यहां पे अगर नहीं पता तो अभी और आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ो। A money bill shall be introduced only, इस पे क्या रख रखा है? इन राज्यसभा। तो बिल्कुल भाई ये स्टेटमेंट गलत होता है आपके। मैंने आपको बताया था मनी बिल के केस में पावर किसके पास? लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट होता है गलत। राज्यसभा कैन रिजेक्ट, अरे भाई राज्यसभा के पास पावर नहीं है, रिजेक्ट कहां से करेगी? तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। नेक्स्ट है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा फाइनली डिसाइड्स इफ इट इज अ मनी बिल। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो बिल्कुल भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा नहीं। तो ये स्टेटमेंट होता है आपके सही, ये भी हो जाता है आपके गलत। आंसर आ जाएगा आपका डी। क्लियर? तो देखिए ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव को जो है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो था वो पार्लियामेंट के ऊपर था। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया हो, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए आपको कि कितना डीप आपको जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।